झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि अंबा प्रसाद ने यह कहा है कि वो जांच में ईडी को पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं, पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इस दौरान अंबा प्रसाद अपने पिता के लिए खाना और दवा लेकर ईडी दफ्तर पहुंची। पिछले 12 मार्च को ईडी ने अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के करीबियों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। इसी मामले में कल यानी कि 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद से भी पूछताछ होगी। इस मौके पर अंबा प्रसाद ने कहा है कि उनके परिवार पर लगे जमीन कब्जा का आरोप सरकार सरासर गलत है। सब कुछ स्पष्ट है और मेरे माता पिता का जहां सवाल है, वो लोग तो 1 साल भी नहीं हुआ, 7 साल लंबा समय जेल के अंदर काटे हैं। जो एनटीपीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, रैयतों को हक दिलाने का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में प्रोटेस्ट में केस हुआ एनटीपीसी के तरफ से और लंबे समय तक माता पिता जेल में रहे। बेवजह का परेशान करने का ये सब है और हम लोग तो पूरा सहयोग करेंगे ईडी को। और कहीं से भी ज़मीन कब्जा में हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग को भी पता है, अगर ऐसा रहता तो ज़रूर एफआईआर किया जाता। ज़रूर एफआईआर का इतना विपक्ष लोग इतना बड़ा मुद्दा इसको बनाए थे, वैसे में तो एफआईआर होता ही। और इसी सरकार में 2 एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई संरक्षण दिया है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए विधायकों पे। तो इन सब चीज़ों के बाद भी ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इसका हम लोग हमेशा शिकार होते रहे और हम लोग फेस करेंगे। हम लोग फेस हमेशा किए हैं। इससे बड़ी बड़ी विपत्ति देखे हैं, ये तो उससे बड़ी नहीं है। जो रंगदारी, अवैध खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। योगेंद्र साव सुबह करीब 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने 12 मार्च को छापेमारी की थी। 20 ठिकाने पर हुई छापेमारी में ईडी को आपराधिक गतिविधियों जैसे रंगदारी, लेवी वसूलना, बालू के अवैध खनन, जमीन कब्जे से जुड़े हुए दस्तावेज, बैंक के कई फर्जी स्टाम्प पेपर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सहित कई डायरी और अवैध खनन से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए थे। योगेंद्र साव से इन्हीं मुद्दों पर पूछताछ की जा रही है। ईडी ऑफिस जाने से पहले योगेंद्र साव ने केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया है। नहीं है, यह स्वतंत्र एजेंसी हमारा देश का एक बहुत परफेक्ट एजेंसी है और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग निर्दोष हैं हर जगह। अच्छा, बुलाते हो क्या कहा था आपसे उन्होंने? क्या कुछ बताया होगा किस केस में बुलाया है, क्या कुछ? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ गए थे लोग, मतलब तो वहाँ से क्या लिए नहीं लिए, हम उसमें थे भी नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद जो है सो ये स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्ष जांच करेगी निश्चित रूप से। कल अंबा जी को भी बुलाया गया है? ये जानकारी नहीं है। अंबा जी को तो सम्मान नहीं गया है। नहीं, सम्मान गया है। 4 अप्रैल को भी बुलाया गया है। नहीं, पता नहीं हमको, इसके बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों को गुलाम बना लिया है और उनके जरिए विपक्षी नेताओं पर बार बार हमले कर रही है। पर देश की जनता सब कुछ जान रही है, सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता है। चुनाव है, चुनाव के दौरान इनकी कोशिश है कि जो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनको गुलाम बना करके और जितना विपक्ष पर हमला हो सके उसको करना है। मुकदमा तो और कई लोगों पर भी है, किसको बुला करके पूछताछ कर रही है? अजीत पवार पे नहीं है और बाकी लोगों पे, अशोक चौहान पे नहीं है। अब सब लोग मुक्त हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना लिया है, तो अब उस पर क्या ईडी और क्या सीबीआई क्या कर लेगी। तो हमें लगता है कि जो भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो बेकार ही साबित होंगे। झारखंड बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है और 2 से 3 दिन में इसे पार्टी आलाकमान को सौंप दिया जाएगा। यह कहना है आरोप पत्र निर्माण कमेटी के संयोजक सीपी सिंह का। उन्होंने कहा है कि आरोप पत्र सौंपे जाने के बाद
पार्टी इसे प्रकाशित करेगी। वहीं एनडीए की बैठक में टिकट कटने वाले नेताओं के शामिल नहीं होने का उन्होंने बचाव किया है। तैयार है, अब उसको बस फाइनल रूप देना है। आरोप पत्र तैयार हो गया है, अब उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। वो पार्टी एक दो दिन के अंदर हम लोग तैयार करके पार्टी को सबमिट कर देंगे, फिर पार्टी अपना उसको जारी करेगी। क्योंकि उसके पहले मैं क्यों बताऊंगा किसी को कि मैंने क्या बनाया है नहीं बनाया है। भाई ये काम मेरा नहीं है, हमारा काम है पार्टी को सुपुर्द करना। पूर्व बीजेपी विधायक राज पलिवार ने कांग्रेस और जेएमएम के संपर्क में होने के आरोप को गलत करार दिया है। रांची के बीजेपी दफ्तर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो गोड्डा लोकसभा सीट में टिकट के दावेदार जरूर थे, पर जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई तो उनकी दावेदारी खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मेरी दावेदारी थी वहां से। दावेदारी थी तो आप लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषणा हो जाने के बाद सबके दावेदारी समाप्त हो जाती है। तो फिर कहा जा रहा है कि आप टिकट के लिए जेएमएम के संपर्क। कौन कह रहा है? चर्चा थी ऐसी। चर्चा तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। झारखंड जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, आपकी तारीफ की, आप जनाधार वाले नेता हों। वो तो वो बता पाएंगे। यदि मेरी तारीफ की है तो मेरी काबिलियत है। तो गोड्डा में तैयारी चल रहा है ना, प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। आपकी ना भैया पार्टी की तैयारी चल रही है, उसी में सबकी तैयारी है। आपका सहयोग रहेगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल ही गलत करते हैं आप लोग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा है कि दरअसल बीजेपी सांसद अभी से डर गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम से उनकी खटिया खड़ी हो गई। उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जब वक्त आएगा निशिकांत दुबे ट्रेन में या तो चाय बेचते हुए नजर आएंगे या देवघर में पेड़ा बेचते हुए मिलेंगे। मेरे को लगता है ऐसा कि निशिकांत दुबे जी बहुत डरे हुए। उनको ये तो कम से कम तय हो चुका है कि कांग्रेस लड़ेगी तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और वो चाय कहाँ पिएंगे तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं किया है वहां पे कि कौन लड़ेगा, और कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस आला कमान तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। तो जब वक्त आएगा तब उनको पता चलेगा कि या तो वो ट्रेन में चाय बेचते मिलेंगे या देवघर में पेड़ा बेचेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कोटे के बचे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान 2 दिन में हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही पलामू और चतरा सीट पर गठबंधन की कमेटी फैसला लेगी। जो 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन का डेट है उसके हमने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उसके बाद फिर 3 मई 6 मई तक उम्मीदवारी तय होनी है। अगर नाम तय भी हम कर देते हैं तो नॉमिनेशन तभी होगा जब नॉमिनेशन की डेट आएगी, और हमारे यहाँ संगठन को चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार को। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत पर झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। इस फैसले का जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने स्वागत किया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले के आधार पर दूसरे भ्रष्टाचारियों को जमानत नहीं मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दर्ज नहीं की है, ये बेल देने का एक मुख्य कारण बताया गया, और चीफ जस्टिस और जो तमाम जजेस के नेतृत्व वाली बेंच थी उसने ये स्पष्ट कहा कि इस जजमेंट को प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, यानी इसे एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा, और फ्यूचर के केसेस में इसी जजमेंट को साइट करके दूसरे केसेस में राहत लेने की कोशिश नहीं होगी। यानी ये स्टैंड एलोन जजमेंट है। अभी कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है फिलहाल के लिए, या यूं कही कि जमानत दी है। अब उससे भी परेशानी है। अरे खुद से ईडी ने कहा कि हमारे पास फिलहाल इंट्रोगेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, आप झूठा मुकदमा तो तय कर सकते हैं, लेकिन जब सबूत नहीं होंगे तो इसी तरह हाथ उठा करके खड़ा करना होगा और कहना होगा कि हमारे बस का नहीं है। तानाशाही के खिलाफ, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आया है
तो आपको भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि आपके पास सबूत क्यों नहीं है, आपकी एजेंसियों के पास सबूत क्यों नहीं है, मनी ट्रायल कहाँ है, बताइए कहाँ मनी ट्रायल हुआ है। और मैंने तो कहा सेक्शन 45 के तहत बेल हुई है और सेक्शन 45 पीएमएल एक्ट का साफ तौर पर कहता है कि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि अगर वो अक्यूज गलती नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जमशेदपुर में एक व्यक्ति ने सांड को तीर मार दिया। घायल सांड लहूलुहान हालत में बर्मा माइंस की सड़कों पर दर्द से करा रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गौशाला और जेएनएसी को दी। देखे वहाँ पर सांड बहुत देरी से खड़ा था, एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो देखे काहे खड़ा, तो देखे तीर लगा इसको। हाँ, गौशाला वालों को फ़ोन किए तो नहीं लगा, जेएनएसी वाला को फ़ोन किए। जिसने भी इस प्रकार का निर्दयता पूर्वक मारा है, भगवान जरूर उसको उसका दंड देंगे। इस प्रकार से बेजुबान जानवर के ऊपर हमला करना इतना बेरहमी से आप देख सकते हैं। रात से ही नंदी हमारा सिमडेगा पुलिस ने बांसजोर में बने इंटर स्टेट चेक पोस्ट में वाहन जांच के दौरान 5 किलो गांजा बरामद किया। मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की तो गांजा तस्करी के तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से लेकर कोलकाता तक जुड़ते चले गए। इसके बाद पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान राउरकेला से आ रही बस से गांजा के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि गिरोह के कई और लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह गिरोह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से व्यापार शुरू करता है और झारखंड होते हुए बिहार तक व्यापार करता है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को कल बांसजोर ओपी के अंतर्गत पकड़ा गया है। साथ में 10 केजी गांजा पकड़ा गया है। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और करीब 53 किलो गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि तस्कर बिहार जाने के लिए बस स्टैंड पर जाने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ और निशानदेही पर उसके 5 और साथियों को 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक 1 के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें मानगो और सीतारामडेरा थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। छापामारी दल द्वारा मानगो बस स्टैंड पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके द्वारा अपना नाम राजीव कुमार यादव बताया गया। उसके पास से करीब 7 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया। जमशेदपुर में मानगो की करीब 3.25 लाख की आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मानगो 15 नवंबर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे प्लांट के मोटर ने काम करना बंद कर दिया। इससे इलाके में जल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसी प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर के मानगो में रहने वाले लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जमशेदपुर के मानगो स्थित जो पावर प्लांट है पानी का, वो देख सकते हैं कि आग की चपेट में पूरी तरह से जो यहाँ पर ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। देखिए किस तरह अभी भी जो मैकेनिक है उसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये आग का जो हल होगा वो देखने को, क्योंकि मानगो के लोगों को पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं थी, आग काफी भव्य रूप से लगी थी, मगर फायर इक्विपमेंट जो है वो 15 सालों से इसी तरह पुराना पड़ा हुआ था। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ के जो कर्मचारी थे वो आग पर काबू पा लिए, मगर इस आग लगने के बाद क्या कुछ परेशानी होगी, सीधे तौर पर मानगो के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ परेशानी होगी आग लगने के बाद? देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है। चैती माँ अपने भक्तों के पास आने के लिए तैयार हो गई है। रामनवमी का उत्सव लोग मनाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं और ऐसे मौसम में जहाँ गर्मी में लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, उसमें आज पूरा तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो गया। एक बूंद भी पानी की सप्लाई मानगो में नहीं हो पाएगी, जैसा कर्मचारियों ने बताया। हद तो तब हो गया। अभी हम लोग पैनल रूम में खड़े हैं। आप शहर के क्या पूरे देश के किसी भी पैनल रूम में चल जाइए, वहां वो एसी लगे रहते हैं, वहां पंखे लगे रहते हैं कि गर्म ना हो। आज गर्मी से पैनल बैग में आग लग गया। स्थिति हो गई। मौके में जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि इतना कस के ब्लास्ट हुआ भैया, लगा कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत जुटाया बगल में पड़े हुए बालू से और जो 13 साल पुराना जो अग्निशामक यंत्र है उसे बुझाने का प्रयास किया। आग में तो काबू पा लिया गया, लेकिन पूरा पैनल जल गया।
मैंने पंप बंद करके 5 मिनट बाद चालू किया। जैसे ही पंप चालू किया मुझे ब्लास्ट की आवाज़ आई, मैं डर गया। फाइनल रूम उस पंपिंग स्टेशन रूम में था मैं। उसके बाद जो है मैंने जब झाँक के बहुत कोशिश की कि मैं झाँकूँ, और पूरा धुआं से पूरा जल के पूरा राख हो गया पैनल। पूरी तरह से पानी सप्लाई था पूरा इंटायर मान लो, पूरा इंटायर, पूरा एक घर में जो पानी जाता तो एक घर में पानी जाना बंद हो गया। इसकी सूचना आपने बड़े अधिकारी को सबको दे दी है। कोई आया देखने? अभी तक कोई नहीं आया। मगर अब देखना ये है कि इस व्यवस्था को कब तक दुरुस्त किया जाएगा और मानगो में 3 लाख जो लोग यहाँ पानी के लिए परेशान होंगे, उसकी परेशानी का हल कब तक निकलता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गर्मी की दस्तक के साथ ही जमशेदपुर में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। कई इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो हाईवे पर स्थित सुखना बस्ती का भी यही हाल है। नाम की तरह ही ये बस्ती बिना पानी के सूखी पड़ी है। गांव में पीएचईडी विभाग की ओर से जल मीनार बनाए गए हैं जो 1 साल से खराब पड़े हुए हैं। आज तक ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है। एक तालाब था वो भी सूख चुका है और आलम यह है कि लोग पीने के पानी के लिए भी टैंकर पर निर्भर हैं। जब टैंकर आता है तो पानी मिल जाता है और टैंकर नहीं आया तो हाथ में बाल्टी और बर्तन लेकर पानी के लिए भटकने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं होता है। संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों की तो आपको दिखाते हैं कि क्या हालात है। गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए दर भटक रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा है। अब देख सकते हैं जमशेदपुर का यह मानगो क्षेत्र है और इस बस्ती का नाम है सुखना बस्ती। सुखना बस्ती यानी कि अपने नाम की तरह यह बस्ती जो है पूरी तरह पानी यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। लोग जो है पानी के लिए दर भटकते भी हैं। एक टैंकर के माध्यम से यहाँ पर लोगों को पानी किसी तरह मिल पाता है, लेकिन पानी के लिए सुबह शाम जो लोग हैं वे पानी का टैंकर का इंतजार करते हैं कि जब टैंकर यहाँ पहुंचेगा तब उन्हें पीने का पानी मिल पाएगा। लेकिन हम लोग तो काम करने वाले इंसान है ना, अगर पानी के पीछे रहेंगे तो काम कमा कर लाना भी तो पड़ेगा, तब तो खाएंगे ना हम लोग। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ सब लोग ड्यूटी वाले हैं, शाम को जब आते हैं तो पानी नहीं मिलता है। यहाँ टैंकर का टाइमिंग है, ये लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ये लोग प्रतिदिन ला के देते हैं, बट कभी गाड़ी खराब हो जाता है, कभी कुछ काम रहता है गाड़ी का, तो फिर पानी नहीं आता। फिर पीने का पानी के लिए भी हम लोग को भटकना पड़ता। 3 दिन से पानी नहीं आया है टैंकर में, और नहीं नोटिफाइड वाला गाड़ी आता है वो भी नहीं दिया, चले जाता है ऊपर तरफ से दोनों गाड़ी जाता है। हम लोग को कहीं यहाँ पानी नहीं मिलता है। समस्या को लेकर यहाँ पर गांव के लोग परेशान है। जनप्रतिनिधि से वे गुहार लगा रहे हैं कि बगल में एक तालाब है उसकी खुदाई कर दी जाए तो कुछ सुविधा हो गया, लेकिन ऐसी अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। जमशेदपुर सोनारी के एस क्रिएटिविटी योगा संस्था की ओर से योगा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने हैरतअंगेज तरीके से योगा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने बच्चों को पुरस्कृत किया। बता दें कि एस क्रिएटिविटी के 6 साल पूरे होने पर योग महोत्सव मनाया गया, जिसमें झारखंड, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्य के योगा से सम्मानित शिक्षकों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। में ये सब काम हो रहा है तो इससे मुझे लगता है कि सुखी परिवार की स्थापना हो रही है। तो योग को तन मन में उतारना जो एक सबका ध्येय होना चाहिए, उसकी पूर्ति ऑफिशियली डिक्लेयर करूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे विश्वास है ये इस क्रेडिबिलिटी। मैं लास्ट 42 ईयर्स इस लाइन में हूँ, लेकिन 8 साल में जो उन्होंने इतना अच्छा काम कर रही है, भविष्य बहुत उज्जवल है और यहाँ के बच्चे लोगों को जो आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रही है, मुझे विश्वास है ये संस्था एक दिन बहुत आगे बढ़ेगी। आशीर्वाद मुझे मिला और आज टोटल 67 मेरे स्टूडेंट्स थे, छोटे बड़े सब मिलाकर, जिन्होंने बहुत अच्छे से योग का प्रदर्शन किया। और मैं चाहूंगी सभी योग करें, निरोग रहें और इसी तरह से जीवन को बिना दवाइयों के स्वस्थ बनाए रखें। अप्रैल महीने में ही सूरज आग उगल रहा है और ऐसे में सिमडेगा के ठेठई टांगर के कई इलाकों में जलमीनार खुद प्यासा रहकर हाथी के दांत की तरह दिख रहा है। हाल यह है कि किसी भी जलमीनार से एक बाल्टी पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं लोग या तो खेत में बने चुआ या फिर कई किलोमीटर सफर तय करके दूसरे टोले से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने जलमीनार खराब होने की शिकायत विभाग से की है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। ठेठई टांगर के करीब हर प्रखंड का यही हाल है। वहीं प्रखंड प्रमुख ने इसके लिए ठेकेदार और पीएचईडी को जिम्मेदार ठहराया है। पूरा खराब हुआ है और यहाँ पर के आसपास के लिए कोई चापाकल भी नहीं है और परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानी दूर से लाना पड़ता है
और काफ़ी यहाँ पर कठिनाई मोहल्ला वालों को हो रहा है। तो ये खराब हुआ तो आप लोग कंप्लेन हम किए? लोग कई जगह कंप्लेन किए सर, आज तक कंप्लेन का कोई हम लोग को रिस्पांस मिला ही नहीं ना। आज तक हम लोगों को कोई उसमें कोई आया आके देखता है, उसके बाद फिर चला जाता है। कोई इसमें काम अभी तक हुआ नहीं सर। जब से बोरिंग हुआ इसका लगा, उसके बाद तो 2 दिन पानी निकला, वो भी ढंग का पानी निकला, एक बाल्टी भी पानी ढंग का नहीं निकला। उसके बाद बंद हुआ, चलता ही नहीं फिर तो अभी कहाँ से आप लोग पानी पी रहे हैं? पूरा बस्ती? अभी बस्ती के लोग वही खेत तरफ, उधर नीचे खेत है, उधर कुआं है छोटा सा, उसी में से किसी तरह वहीं से ला के पी रहे हैं। सरकार का योजना तो था कि जल संकट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जल संकट होने की संभावना है, हो सकता है। हम जहाँ तक हो सकता है हम अपने स्तर से कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो हो पाता है होता है। बाकी तो हम लोग लिख करके दिए हुए हैं पीएचडी विभाग में, कई बार उनको बोला भी गया, परंतु आश्वासन के सिवा और कुछ अभी तक मिला नहीं है। जामताड़ा में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल अपने कारनामों से एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यहां पर 2 करोड़ 80 लाख की लागत से नाला प्रखंड क्षेत्र में बनपेड़िया से कुसुमदाहा जोरिया के बीच पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बोर्ड पर एस्टिमेट की राशि का जिक्र नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि अधिकारियों ने ठेकेदार को 90 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया है। 6 मार्च को पुल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ना तो इसके काम की मॉनिटरिंग हो रही है और ना ही मानकों पर कोई ध्यान दे रहा है। विभागीय अभियंता ने पिलर निर्माण के लिए किए जा रहे ब्लास्ट की जानकारी से इनकार किया, तो वहीं डीसी ने जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये काम चल रहा है अभी वर्तमान में, अभी भी नहीं। या ब्लास्ट भी सुनते कर रहा था? ब्लास्ट कोई टाइम ठिकाना नहीं, रात 12 बजे भी हो जाता है, 3 बजे भी रात को हो जाता है, 11 बजे भी। इसका टाइम ठिकाना नहीं, ब्लास्टिंग डेली करता है, लेकिन टाइम एगो होता है, टाइमिंग होता है ना, कोई टाइमिंग नहीं है। और मिक्सचर जो हो रहा है वो कैसा है, किस क्वालिटी का जो मिक्स किया जा रहा है? मिक्स एकदम 3rd ग्रेड का, कोई भाग का रेशियो का कोई ठीक नहीं। यहाँ पे लेबर को लगाया नहीं जाता है। हाँ, मन मर्जी हम लोग बोलते हैं लगाने के लिए, बोलते लोकल लेबर को लगाया नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग का बाहर का लेबर है, बाहर का लेबर से ही काम किया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? और सब मिला जुला हुआ है, कम पेमेंट देता है क्या वो लोग? पेमेंट का लेबर का भी पेमेंट कम है और आपका मिला हुआ भी है सब कोई। काम बढ़िया होगा, प्रावधान के अनुसार काम होगा और हमारा ही सब जा रहा है। थोड़ा सा 31 मार्च के चक्कर में थोड़ा सा बिल बनाने में था, और थोड़ा सा ये इलेक्शन का समय है तो 1-2 दिन इधर उधर ड्यूटी में बढ़ जाता है, ऐसे डेली हमारा नहीं जा रहा है। ऐसी जो भी अनियमितता है, चाहे वो घटिया मटेरियल की बातें हों या फिर बगैर प्रक्रिया का पालन किए भुगतान की बात हो या अवैध ब्लास्टिंग की बात हो, इस सब की जांच कराई जाएगी। चतरा में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर कुंदा और लावालौंग थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अफीम और डोडा की बड़ी खेप जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद अफीम का वजन 45 किलो है, जबकि डोडा का वजन 130 किलो है, 103 किलो है, माफ करें। इनकी अनुमानित कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस की छापेमारी के दौरान एक तस्कर चकमा देकर के फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की छापेमारी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी कुंदा एवं लावालौंग को शामिल किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंदा थाना ग्राम टिटही बड़गांव से ब्रह्मदेव गंजू के घर से 10 किलो 300 ग्राम अफीम और डोडा 9 बोरा में वजन लगभग 103 केजी 710 ग्राम, वीरेंद्र गंजू के घर से 2 केजी 230 ग्राम, हरिद्वार कुमार के घर से 2 केजी 8 किलोग्राम अफीम एवं 300 ग्राम अफीम का पट्टा बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।